सभी को नमस्कार। ये आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से रेगिस्तानी क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई की जाती है स्प्रिंकलर्स की सहायता से। ये स्प्रिंकलर्स हैं और देखने में तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। मगर सत्य थोड़ा इससे विपरीत है और मैं कहूँ तो अत्यंत ही कष्टदायक है मेरे लिए, कम से कम मेरे लिए तो है। और देखिए, जानकारी के अभाव में, और मैं हमेशा कहता हूँ, जितना नुकसान हमारे ये तथाकथित कृषि वैज्ञानिकों ने किया है ना, हमारे देश का बंटाधार कर दिया इन लोगों ने। गलत विधियाँ, गलत मेथड्स, गलत तकनीकें, गलत तरीके की खेती और गलत फसलों का चुनाव, इन लोगों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा है बर्बादी करने के लिए किसानों की। और किसान जो हैं आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं इनके ऊपर। भाई, हमारे तो शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी कृषि को शुरुआती तौर पे तो हमें पढ़ाया नहीं जाता ना। हमारे स्कूलिंग में हमें अगर गार्डनिंग, फार्मिंग अगर शुरुआती कक्षाओं से पढ़ाया जाता तो ये समस्याएं नहीं आती। हम कृषि को हेय दृष्टि से नहीं देखते। खैर, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है हमारे राष्ट्र हित के लिए ही नहीं, पूरे विश्व हित के लिए। ये देखिए, ऐसी होती है रेगिस्तानी मिट्टी। बहुत से लोगों को इस बात का शायद भूलवश वह यह सोचते हैं कि रेगिस्तान का मतलब केवल बालू होता है। नहीं, ये बालुई मिट्टी है, जिसे सॉइल, ठीक है ना। और ये बहुत लूज होती है। लूज क्यों होती है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर का अभाव है। इसके भीतर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, क्योंकि यहाँ मल्चिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ कृषि अवशेषों को पूरा निकाल लिया जाता है और जानवरों के चारा हेतु प्रयोग में लाया जाता है। लोगों के मन में एक बैठ गया है भाव कि भाई, हम सूखाग्रस्त क्षेत्र में हैं। अगर सूखाग्रस्त में होते तो आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ठीक है ना भाई। मैं मानता हूँ इनके जो एक्विफर्स हैं या इनका जो जल स्रोत हैं, अंडरग्राउंड वाटर का सोर्सेस हैं, कहीं कहीं पर सूख गए होंगे, कम हो गए होंगे, मगर उसके बहुत से कारक हो सकते हैं। केवल यह नहीं है कि क्षेत्र सूखा है। क्षेत्र सूखा नहीं है। यहाँ पर जिस प्रकार से वृक्षारोपण होना चाहिए था उसका अभाव है। वृक्षारोपण के प्रति लोगों में संजीदा भाव था नहीं कभी, और जागरूकता थी नहीं। अगर वृक्षारोपण तरीके से हो जाए तो बहुत ही समस्याएं कम हो जाएंगी। मगर अब अच्छी बात क्या है कि यह जो मिट्टी है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी है। आप इस मिट्टी से न जाने कितने तरह के प्रयोग कर सकते हैं और इस मिट्टी को बिल्कुल अच्छी, बहुत ही ताकतवर मिट्टी बनाई जा सकती है आच्छादन करके, यानी मल्चिंग करके। ऑर्गेनिक मैटर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी के अंदर सड़ना चाहिए। तो खैर, ये विषय लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर समस्या क्या आ रही है इससे? यहाँ के लोग, आप देख रहे हैं, मूंगफली उगाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ मूंगफली की खेती होती है, क्योंकि मिट्टी ढीली है, जमीन के नीचे उगने वाला फसल है, आराम से हो जाएगा, उसका फैलाव होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। मगर यहाँ मिट्टी के ऊपर किसी भी प्रकार का आच्छादन नहीं होने की वजह से जो भी ये पानी डाल रहे हैं, वह पानी बहुत ही जल्दी धूप में उड़ जाता है। और हमें प्रतीत होता है कि स्प्रिंकलर से हम पानी बचा रहे हैं, मगर पानी सामान्य कृषि से बहुत ज़्यादा, कई गुना मात्रा में यहाँ पर प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये केवल यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, स्प्रिंकलर्स, ये पाइप खरीदने में किसानों की हालत ख़राब हो जाती होगी। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, उन्हें बाध्य होकर उन्हें सब्सिडी देना पड़ता होगा, अनुदान देना पड़ता होगा। तो कुल मिलाकर हमारे देश का धन ही तो कहीं ना कहीं बिना मतलब का कहीं खर्च हो रहा है। अब इसका निदान क्या है भाई? पहले समस्या पूरा बता दूं। मैंने यहाँ देखा लोगों को कि रेगिस्तान में ये लोग गेहूं उगा रहे हैं, जो कि दूसरी सबसे बड़ी गलती है। और मैंने कहा ना, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी जाता है हमारे कृषि वैज्ञानिकों को और हमारी सरकारों को, जो कृषि को तरीके से वो समझ ही नहीं रही हैं और ना समझाना चाह रही हैं। यहाँ के किसान बहुत ही जागरूक हैं, वो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, मगर प्राकृतिक खेती का इनको कोई ना तो मंडी मिल पा रही है, ना बाजार मिल पा रहा है, और ना उस प्रकार के एक तैयार इनको
कस्टमर बेस मिल पा रहा है, और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। एफपीओ बनाओ, ये बनाओ, फलाना बनाओ, ढिकाना बनाओ। भैया आप कुछ व्यवस्था एक तैयार करके बताएं कि हाँ यह कारगर है, तो किसान कुछ अपना करे। किसान तो भैया अपनी ज़मीन को तैयार करने, उसकी जुताई बुआई करने में ख़त्म हो जा रहा है। और यहाँ पर गेहूँ उगाने में, इसमें उगाने में मैंने लोगों को देखा, मूंगफलियों में भी मैं देख रहा हूँ लोग डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया गेहूँ में डाला जा रहा है, मैंने खुद देखा, सरसों में डाला जा रहा है। यानी ना रेगिस्तानी मिट्टी छूटी, ना हमारा गैंजेटिक प्लेन्स की जो मिट्टियाँ हैं वो छूटी, कुछ तो बाकी नहीं रहा, हर जगह केमिकल। मगर खुशी की बात है कि यहाँ बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो पूर्णतया जैविक कर रहे हैं, प्राकृतिक कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं और अपने आप को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ खेतों का जो स्तर है बहुत बड़ा है, कई कई 100 एकड़ में यहाँ फार्म्स हैं लोगों के, ज़मीन बहुत बड़ी है, भूमि बहुत बड़ी है, कृषि भूमि, तो उस हिसाब से बैलेंस करके लोग कर रहे हैं। मगर मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पोटेंशियल बहुत है। यहाँ की राठी नस्ल की गाय अत्यंत ही दुधारू एक नस्ल है। यहाँ हरा चारा का एक प्राकृतिक यहाँ जो चारा उगता है उससे यहाँ की गायें पोषण प्राप्त कर लेती हैं। वृक्षारोपण के लिए यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। मगर कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती ही डेजर्ट को पुनः एक जो कहते हैं ना, ग्रीनिंग द डेजर्ट एंड स्टॉपिंग द डेजर्ट, उसके लिए प्राकृतिक खेती का होना यहाँ अत्यंत ही आवश्यक है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये कैलिफोर्निया अमेरिका का मॉडल है, और ये हमारे यहाँ लाया कैसे गया? हमारे कृषि वैज्ञानिक, वो जो बैठे हैं ना लोगों को गाइड करने के लिए, उन्होंने ये सब, वो ये जो स्प्रिंकलर, ये जो ड्रिप्स और ये सब कैलिफोर्निया का मॉडल है। और कैलिफोर्निया का डेजर्ट खत्म हो रहा है वहाँ की खेती कर करके, और वो तो वही हमसे 50 वर्ष आगे थे, तो आज वो 50 वर्ष मान के चलिए समाप्त हो गए। वो हम अगले 50 वर्ष के लिए अब पीछे जाएंगे। जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को जागरूक तो होना पड़ेगा। नमस्कार, रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरखपुर प्रांत।